Welcome to our AG Education. द बॉय हु ब्रोक द बैंक रस्किन बॉन्ड की प्रसिद्ध कहानी है। कहानी की शुरुआत बैंक के एक छोटे कर्मचारी नटराज के साथ होती है, जो बैंक में स्वीपर का काम करता है। नटराज बहुत ही ईमानदार और मेहनती है, लेकिन उसकी तनख्वाह बहुत कम है। वह अपने मालिक से कई बार तनख्वाह बढ़ाने की गुजारिश कर चुका है, लेकिन हर बार उसे टाल दिया जाता है। सेठ गोविंद राम की पीपलनगर बैंक की सीढ़ियां साफ करते हुए नत्थू मन ही मन बड़बड़ा रहा था। उसने जल्दी जल्दी और लापरवाही से छोटी झाड़ू लगाई और धूल उसके सिर के ऊपर बादल बनकर फिर से सीढ़ियों पर जम गई। नत्थू जब अपना तवा कूड़ेदान के सामने टांग रहा था, तभी धोबी का बेटा सीताराम वहां से गुजरा। सीताराम डिलीवरी राउंड पर था। उसके सिर पर ताजे प्रेस किए कपड़ों का बंडल था। उसने नत्थू को आवाज लगाई, ऐसी धूल मत उड़ाओ, क्या तुम इसलिए नाराज हो कि वे तुम्हें हर महीने 2 रुपए अतिरिक्त देने से मना कर रहे हैं? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, सफाई करने वाले लड़के ने शिकायत की। मुझे अभी तक अपना नियमित वेतन भी नहीं मिला है, और यह महीने की 20वीं तारीख है। कौन सोच सकता है कि बैंक एक गरीब आदमी का वेतन रोक लेगा? जैसे ही मुझे मेरा पैसा मिलेगा, मैं चला जाऊंगा। मैं इस जगह पर एक और सप्ताह काम नहीं करूंगा। और नाथू ने अपनी बात पर जोर देने और खुद को आश्वस्त करने के लिए कई बार पैन को डस्टबिन पर पटका। ठीक है, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं, सीताराम ने कहा। मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त किसी भी नौकरी की तलाश में रहूंगा। और वह नंगे पैर सड़क पर चलता रहा। कपड़ों की बड़ी गठरी उसके सिर और कंधों को छिपा रही थी। चौथे घर में सीताराम ने घर की मालकिन से यह कहते सुना कि उसे एक सफाई कर्मी की जरूरत है। उसने अपनी गठरी बांधते हुए कहा, मैं एक सफाई कर्मी लड़के को जानता हूं जो काम की तलाश में है। वह अगले महीने से काम शुरू कर सकता है। वह अभी बैंक में है, लेकिन वे उसे उसका वेतन नहीं दे रहे हैं और वह नौकरी छोड़ना चाहता है। क्या ऐसा है? श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा। अच्छा, उससे कहो कि कल आकर मुझसे मिले। और सीताराम खुश था कि उसने एक ग्राहक और उसके दोस्त दोनों की सेवा की थी। उसने अपना बैग अपने कंधों पर लटकाया और अपने रास्ते पर चला गया। श्रीमती श्रीवास्तव को कुछ खरीदारी करनी थी। उन्होंने पाको बच्चे की देखभाल के बारे में निर्देश दिए और ये से कहा कि दोपहर का खाना बनाने में देर न हो। फिर वे कपड़े की दुकानों का अपना पारंपरिक दौरा करने के लिए पीपलनगर के बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार के एक छोर पर एक बड़ा छायादार इमली का पेड़ था और यहीं पर श्रीमती श्रीवास्तव ने अपनी मित्र श्रीमती भूषण को गर्मी से बचने के लिए आश्रय लेते हुए पाया। श्रीमती भूषण एक बड़े रुमाल से पंखा झल रही थीं। उन्होंने गर्मी की शिकायत की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से पीपलनगर के इतिहास में सबसे गर्म है। फिर उन्होंने श्रीमती श्रीवास्तव को उस कपड़े का नमूना दिखाया जिसे वे खरीदने जा रही थीं, और 5 मिनट तक उन्होंने उसके रंग, बनावट और डिजाइन पर चर्चा की। इस विषय पर चर्चा समाप्त होने के बाद श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा, क्या तुम्हें पता है प्रिय सेठ गोविंद राम का बैंक अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहा है। आज सुबह ही मैंने उनके सफाई कर्मचारी की शिकायत सुनी, जिसे 1 महीने से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है। चौंकाने वाली बात, श्रीमती भूषण ने टिप्पणी की। अगर वे सफाई कर्मचारी को वेतन नहीं दे सकते तो वे अवश्य ही बुरे हालात में होंगे। बाकी लोगों को भी वेतन नहीं मिल रहा होगा। वह श्रीमती श्रीवास्तव को इमली के पेड़ के पास छोड़कर अपने पति की तलाश में चली गई, जो कमल किशोर की फोटोशॉप के सामने बैठे थे, मालिक से बातें कर रहे थे। तो तुम हो? श्रीमती भूषण चिल्लाई। मैं तुम्हें करीब 1 घंटे से ढूंढ रही हूं।
तुम कहाँ गायब हो गए? कहीं नहीं, श्री भूषण ने उत्तर दिया। अगर तुम एक दुकान पर स्थिर रहते तो शायद मैं तुम्हें ढूंढ लेता, लेकिन तुम एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाते हो जैसे फूलों के बगीचे में मधुमक्खी। बड़बड़ाना शुरू मत करो, गर्मी बहुत परेशान कर रही है। मुझे नहीं पता कि पीपलनगर में क्या हो रहा है, यहां तक कि बैंक भी दिवालिया होने वाला है। वह क्या है? कमल किशोर ने पूछा। बेशक, पीपलनगर बैंक में बैठे हुए। मैंने सुना है कि उन्होंने कर्मचारियों को वेतन देना बंद दिया है। पीपलनगर बैंक क्यों? बेशक, मैंने सुना है कि उन्होंने चारियों को वेतन देना बंद कर दिया है। मुझे मत बताओ कि तुम्हारा वहां खाता है, मिस्टर किशोर। नहीं, लेकिन मेरे पड़ोसी का है, उसने कहा, और उसने फोन किया। दीपचंद, क्या तुमने हालचाल सुना है? पीपलनगर बैंक बंद होने वाला है। बेहतर होगा कि तुम अपना पैसा जल्द से जल्द निकाल लो। दीपचंद, जो एक बुजुर्ग सज्जन के बाल काट रहा था, इतना चौंक गया कि उसका हाथ कांप उठा और उसने अपने ग्राहक के दाहिने कान को काट लिया। ग्राहक दर्द और परेशानी से चिल्लाया है, दर्द, कट के कारण और भयानक खबर के कारण जो उसने अभी अभी सुनी थी। उसकी गर्दन के एक तरफ अभी भी दाढ़ी नहीं थी। वह तेजी से सड़क पार करके जनरल मर्चेंट की दुकान पर गया जहां एक टेलीफोन था। उसने सेठ गोविंद राम का नंबर डायल किया। सेठ घर पर नहीं था। वह तब कहाँ था? सेठ कश्मीर में छुट्टियां मना रहा था। ओह, क्या ऐसा था? बुजुर्ग सज्जन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह जल्दी से नाई की दुकान पर वापस गया और दीपचंद को बताया। चिड़िया उड़ गई। सेठ गोविंद राम शहर छोड़कर चले गए हैं। निश्चित रूप से इसका मतलब है पतन। और फिर वह कान से बाहर निकलकर सीधे अपने कार्यालय और चेक की ओर भागा। यह खबर जंगल की आग की तरह बाजार में फैल गई। सामान्य व्यापारी से यह खबर दुकान तक पहुंची, ग्राहकों के बीच फैली और फिर उनके साथ विभिन्न दिशाओं में फैल गई। पान विक्रेता, दर्जी, मुफ्त विक्रेता, जौहरी, फुटपाथ पर बैठे भिखारी तक। बूढ़े गणपत भिखारी का एक पैर टेढ़ा था। वह वर्षों से फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगता था। शाम को कोई ठेला लेकर आता और उसे ले जाता। उसे कभी चलते नहीं देखा गया था। लेकिन अब यह जानकर कि बैंक गिरने वाला है, गणपत ने सभी को चौंका दिया और अपने पैरों पर उछल पड़ा और वास्तव में बैंक की दिशा में पूरी गति से भाग गया। जल्द ही यह पता चला कि उसके पास बचत के 1000 रुपए हैं। लोग सड़क के कोनों पर समूहों में खड़े होकर चर्चा कर रहे थे। स्थिति पीपलनगर में शायद ही कभी कोई संकट आता था। बाढ़, भूकंप या सूखा कभी नहीं पड़ता था और पीपलनगर बैंक के आसन्न पतन ने सभी को चर्चा और अटकलें लगाने और उन्माद में भागदौड़ करने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग अपनी दूरदर्शिता का बखान करते हुए खुद को बधाई दे रहे थे कि उन्होंने अपना पैसा पहले ही निकाल लिया है या फिर कभी नहीं लगाया है। अन्य लोग इकट्ठा होकर चिल्लाने लगे, हमें हमारा पैसा दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे, और सेठ को पकड़ो। हम जानते हैं कि वह सुरक्षित जमा लॉकर में छिपा है। बैंक में एक पैसा भी नहीं रखने वाले बदमाश भीड़ में शामिल हो गए और उनका मूड खराब कर दिया। मैनेजर दरवाजे पर खड़ा था और उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने घोषणा की कि बैंक के पास बहुत पैसा है, लेकिन इसे इकट्ठा करने का कोई तत्काल साधन नहीं है। उसने उनसे घर जाने और अगले दिन वापस आने का आग्रह किया। हमें अभी चाहिए, भीड़ में से कुछ ने नारा लगाया। अभी अभी अभी, और एक ईंट हवा में उछली और पीपलनगर बैंक की प्लेट ग्लास खिड़की से टकरा गई। अगली सुबह नाथू बैंक की सीढ़ियों को साफ करने के लिए आया। उसने कचरा और टूटे हुए कांच और सीढ़ियों पर बिखरे पत्थरों को देखा।
भय और घृणा के भाव से अपने हाथ ऊपर उठाते हुए उसने गुंडे, गधे की औलाद, देर से वेतन मिलना ही बुरा नहीं है, लगता है मेरा काम भी बढ़ाना पड़ेगा। उसने झाड़ू से सीढ़ियों पर वार किया और कूड़ा कचरा बिखर गया। गुड मॉर्निंग नाथू, धोबी का लड़का साइकिल से उतरते हुए बोला। क्या तुम अगले महीने की 1 तारीख से नई नौकरी करने के लिए तैयार हो? मुझे लगता है तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बैंक बंद होने जा रहा है। कैसा है? नाथू ने कहा। क्या तुमने सुना नहीं? अच्छा, तुम यहीं रुको जब तक पीपलनगर की आधी आबादी अपना पैसा लेने नहीं आ जाती। और उसने खुशी से हाथ हिलाया। उसका कोई बैंक खाता नहीं था और अपनी साइकिल पर तेजी से चला गया। नाथू फिर से सीढ़ियां साफ करने लगा और अपने आप से कुछ बुदबुदाता रहा। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो वह सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठ गया। मैनेजर के आने का इंतजार करने लगा। वह अपना वेतन पाने के लिए दृढ़ था। कौन सोच सकता था कि बैंक डूब जाएगा? उसने अपने आप से कहा और सोच समझकर दूर की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे हो सकता है। Thanks for watching. Please like and subscribe to my channel.